भ्रांतियां में फैला रहे हैं। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, कोर्ट ने निर्णय दिया था 1986 में, तो दबाव देकर संसद में लाकर बदले गरीब मुस्लिम महिला शाहबानों का अधिकार छीना। कोर्ट निर्णय देता है तो संसद में लाकर बदलते हैं। अब संसद निर्णय दे रही है तो ये कोर्ट में जा रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टी बढ़ती रहे, वक्फ की प्रॉपर्टी पर एक कब्जा करके रखे। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी हैं। मैं कहता हूं इनकी निष्पक्ष जांच करो, कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी दबा कर बैठे। नए वक्फ कानून को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी जम करके विरोध कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि मोहम्मद फैज खान ने ओवैसी पर वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगा दिया है। मोहम्मद फैज ने सीधे तौर पर यह कहा कि असदुद्दीन जैसे कई लोग हैं जो कि वक्फ की प्रॉपर्टी को दबा करके बैठे हैं, और जब वक्फ संशोधन कानून लाया गया तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि फैज खान ने आरएसएस को लेकर जो तमाम विपक्षी पार्टियां बयानबाजी करती हैं, तो इस पर भी करारा पलटवार करने का काम किया है। मोहम्मद फैज ने साफ तौर से कहा है कि आरएसएस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक पार्टी है। आपको बता दें कि मोहम्मद फैज खान ने वक्फ संशोधन बिल पर कहा कि यह बिल मुसलमानों के हित में है। इससे तकलीफ उन लोगों को हो रही है जो सालों से वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। यह बिल गरीब मुसलमानों के हितों की रक्षा करता है, और इसी के साथ ही इस बिल के पास होने से वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग होगा, उन्हें गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिए लगाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर वर्षों से कब्जा जमाए बैठे हैं, अब इस बिल के पास हो जाने से इन्हें कब्जा छोड़ना पड़ेगा, तो इस बात का दर्द हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल पूरी तरीके से मुसलमानों के हित में है, और उन्होंने साफ तौर से आगाह किया है कि इन विपक्षी दलों की बयानबाजी या फिर इनके बहकावे में ना आए। सुनिए और क्या कुछ मोहम्मद फैज ने वक्फ कानून को लेकर के और असदुद्दीन ओवैसी पर कहा। वक्फ संशोधन बिल आम मुसलमानों के हक में है। जो पॉलिटिकल पार्टियां उनको भड़का रही हैं, घर से बाहर निकलो, विरोध करो, नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से CAA का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, मुसलमानों को भड़काकर सड़क पे लाया गया। आज भी कई लोग केस में मुब्तला हैं, कई लोग जेल में हैं, कोई फायदा नहीं हुआ उससे। वो हक में था मुसलमानों के। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो आया है मुसलमानों के हक में है। आप सोचिए, रेलवे के बराबर भूमि वक्फ के पास है, उससे सालाना मात्र 126 करोड़ रुपए आ रहा था। कितने अफसोस की बात है। तो ये 12,000 करोड़ रुपए का लाभ हो सकता है मुसलमानों को केवल एक साल में, अगर 10% भी इसका सही उपयोग हो जाए तो मेरे मुस्लिम भाई, मेरी माँ बहनें, मेरे नौजवान, आपसे गुजारिश है, अब वक्फ की प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा छूटेगा। जो मुसलमानों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, स्किल सेंटर वक्फ की प्रॉपर्टी से बनने चाहिए थे, अब वो वास्तविकता में बनेगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो खुद वक्फ की प्रॉपर्टी को दबा कर बैठे थे। मेन मार्केट में दुकान है, 1 लाख किराया होना चाहिए, उसका 10 रुपए किराया दे रहे थे। तो उनकी जो जमीन खिसक रही है ना, वक्फ के नाम पर जो दलाली कर रहे थे, कहते हैं वो खिसक रहे हैं ना, इसलिए आपको भड़का रहे हैं। अमित शाह जी ने स्पष्ट सदन में किया, गृह मंत्री जी ने, कि वक्फ में, वाकिफ में, मुतवल्ली में, मस्जिद में, कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा। ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। एक भी मस्जिद, दरगाह, खानकाह जो पहले से स्थापित है उसे तोड़ी नहीं जाएगी। मुसलमानों सुन लो, अमित शाह जी ने कह दिया एक भी मस्जिद, दरगाह, खानकाह नहीं तोड़ी जाएगी। ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी कि पहले से बना हुआ कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेकिन जो डिस्प्यूटेड मामला है, जैसे ये तो गलत है ना, आप कह दें कि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वक्फ का है, आप कह दें ईडन गार्डन वक्फ का है, आप कह दें चंद्रशेखर आजाद पार्क, आप कह दें जो कुंभ लगता है वो भूमि, संसद भवन, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो ये सब में तो विवाद है, तो इसको नहीं माना जाएगा। कोर्ट जो डिसीजन देगा वो माना जाएगा। पहले से किसी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो प्रॉपर्टी है अब कलेक्टर उसकी देखरेख करेगा, SP साहब उसके लिए लगेंगे। अब ये नहीं कि कुछ भी जो वक्फ के लोग हैं कुछ भी हिसाब किताब दे दिए। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक, अब इसका ऑडिट करेगा, तो सोचिए मुसलमानों को अब कितना लाभ होने वाला है। इस बात को मुस्लिम भाइयों को समझना चाहिए। भ्रांतियां क्यों फैलाई हैं? कौन फैला रहा है? क्यों भ्रांतियां में फैला रहे हैं? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, कोर्ट ने निर्णय दिया था 1986 में, तो दबाव देकर संसद में लाकर बदले गरीब मुस्लिम महिला शाहबानों का अधिकार छीना। कोर्ट निर्णय देता है तो संसद में लाकर बदलते हैं। अब संसद निर्णय दे रही है तो ये कोर्ट में जा रहे हैं।
इसको चक्रक दोष बोलते हैं, इधर से उधर घूमते रहो। यानी कि इनका काम है कि मुसलमानों का हित ना हो, इनके पर्सनल हित होता रहे, इनकी प्रॉपर्टी बढ़ती रहे, वक्फ की प्रॉपर्टी पर एक कब्जा करके रखे। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, मैं कहता हूं इनकी निष्पक्ष जांच करो, कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी दबा कर बैठे। तो इनकी जमीनें खिसक रही है ना, तो ये लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं। कोई ये इस्लाम के अलमबरदार नहीं है, इस्लाम के हक में बात नहीं कर रहे, मुसलमानों के हित में बात नहीं करें। इनकी प्रॉपर्टी खिसक रही है तो जरिया क्या बनाए? आम मुसलमानों को बनाए, मुस्लिम खातूनों को बनाए। ओवैसी भैया, आपकी जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, आप उनको सड़कों पर बैठाओगे प्रदर्शन करने? नहीं बैठाओगे ना। तो हमारी माँ बहनें, आम मुसलमानों की माँ बहनें सड़कों पर क्यों बैठेगी भाई? आपने सीए के समय वही किया। तो हम इस बात का विरोध करते हैं और यही लोग भड़का रहे हैं। देखिए प्रगतिशील मुसलमान कैसे होता है। वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, महिला विंग की अध्यक्ष कह रही है कि ये एक्ट हमारे हक में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से नसरुद्दीन चिश्ती कह रहे हैं ये एक्ट हमारे हक में है। बरेली शरीफ से शहाबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं एक्ट हमारे हक में। इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मौलाना उमैर इलियासी कह रहे हैं एक्ट हमारे हक में है। मौलाना कोकब मुस्तफा कह रहे हैं एक्ट हमारे हक में है। कारी अबराल जमाल कह रहे हैं देवबंद के एक्ट हमारे हक में है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लाखों करोड़ों सदस्य कह रहे हैं एक्ट हमारे हक में है। जो सही मुसलमान है, पढ़ा लिखा है, वो इस बात को समझ रहा है। फिर आम मुसलमान मेरे भाई, आप बहुत मासूम हो, बहुत भोले हो, आप ये ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का टूल मत बनो, हथियार मत बनो। ये एक्ट हमारे हक में है। एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 30 मार्च को मोदी जी संघ मुख्यालय गए, उसके बाद संजय राउत बोलते हैं कि ये मोदी जी टाटा बाय बाय करें, संघ अब अपना नेतृत्व परिवर्तन करना चाह रहे हैं। एक चीज, और अहमदाबाद का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें भी मोदी हटाओ का अभियान शुरू हो गया। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मोदी जी का जो फार्मूला है बीजेपी का 75 साल वाला लागू होगा कि भविष्य में भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे? देखिए, मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ और संघ का भी अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन 1/140 करोड़ हिंदुस्तानी मैं जरूर हूँ। एक हिंदुस्तान हूँ मैं भी, 1/140 करोड़ रुपए, और एक 1/140 करोड़ हिंदुस्तानी होने के नाते मेरी पसंद प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी, मैं तो चाहता हूं जब तक हैं तब तक प्रधानमंत्री बने रहें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक राजनीतिक संगठन नहीं है, क्योंकि संघ की शाखाओं में मैं जाता हूं। मैं प्रवक्ता नहीं हूं, पर मैं इतना कह सकता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो एक सांस्कृतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, जो भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए काम कर रहा है, करता रहेगा। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, भाजपा का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये केवल और केवल भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ही तय करेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं। एक आम भारतीय होने के नाते मैं कहता हूँ मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में मेरी पसंद है। विपक्ष जो अभियान चला रहा है उसको लेकर किस रूप में देखते हैं? मोदी हटाओ अभियान चला रहा है। वो तो देखिए, अब विपक्ष में ना राजनीतिक सूझबूझ की कमी, इसको राजनीतिक मूर्खता कहते हैं। आप 2002 गुजरात दंगे का दोषी मोदी जी को बताया, आपने प्रधानमंत्री बना दिया। मोदी जी को खून का प्यासा कहा और सौदागर कहा और साइकोपैथ कहा। जैसे जैसे वो आप शब्द कहते गए, मोदी जी का कद बढ़ता गया। वो ऐसी राजनीतिक रूप से मूर्ख इसलिए कहता हूँ, वो जो भी कार्य करता है उसका फायदा MIM को कम मिलता है और मोदी जी को ज्यादा मिलता है। राहुल गांधी जो भी स्टेटमेंट देते हैं उसका फायदा कांग्रेस को कम मिलता है, मोदी जी को ज्यादा मिलता है। अभी इमरान मसूद एक बड़े कट्टर नेता के रूप में जाने जाते थे, मोदी जी को बोटी बोटी कर देंगे, कहते थे अल्लाह लंबी उम्र दे मोदी जी को। उन्होंने अभी समझदारी की बात की थी कि नवरात्र में मुसलमान मांस ना खाए, मांस नहीं खाएगा तो घिस नहीं जाएगा। ये समझदारी की बात होती है। अभी कन्हैया कुमार को लेकर आ गए कांग्रेस वाले, सड़क क्यों नहीं बना रहे हो जी, बनाओ। सड़क बनने लगी तो पानी चोरी करने के लिए सड़क बना रहे हो। तो ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। विपक्ष के पास अभी कोई अच्छा सशक्त नेता नहीं है, तो इसलिए वो लगातार नीचे जा रहे हैं। मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं, मोदी जी हटने वाले नहीं है। विपक्ष में राजनीतिक अपरिपक्वता है। आपको बता दें कि इसके अलावा मोहम्मद फैज ने आरएसएस को लेकर के भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस एक राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक पार्टी है। सुनिए मोहम्मद फैज का ये बयान जब उन्होंने आरएसएस का जिक्र किया। ये बात सिद्ध हो गई कि कुछ लोगों ने संघ को, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक इस देश का सांस्कृतिक संगठन है, उसको बदनाम करने की कोशिश की थी। और 26/11 के हमले में एक पुस्तक लिखकर यह बताया गया था कि इसमें संघ का हाथ है। आज फिर से यह बात प्रूफ हो गई कि संघ एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी संगठन है। 26/11 के हमले का जो मुख्य आरोपी है वो तहव्वुर राणा है और बड़ा हर्ष का विषय है। ये भारत सरकार की एक कूटनीतिक जीत है।
कि तहव्वुर राणा को इस देश में पुनः वापस लाया जा रहा है और कानून के तहत उसे सजा दी जाएगी। हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। गौरतलब है कि मोहम्मद फैज खान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं। उन्होंने लद्दाख से रामेश्वरम तक जल यात्रा की थी। वे गौ सेवक भी हैं और कई सालों से गायों की सेवा भी कर रहे हैं। वे एक मशहूर कथावाचक भी हैं। उन्होंने श्री रामचरितमानस की गहरी समझ रखते हैं। उनकी कथा में बहुत सारे लोग भी आते हैं और उनकी कथा को ध्यान से सुनते हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद फैज खान ने बताया कि वे हमेशा से ही श्री रामचरितमानस से प्रभावित रहे हैं। उन्हें इसकी गहरी समझ है और वे इसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की कथा सुनाने का उनका उद्देश्य लोगों को भक्ति और प्रेम का संदेश देना है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हनुमान जयंती के मौके पर प्रसिद्ध कथावाचक और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक मोहम्मद फैज खान कर्नाटक एक्सप्रेस से बुरहानपुर पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने यहां पर ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का दौरा किया और भगवान के दर्शन किए और इसी के साथ ही उन्होंने यहां पर हनुमान कथा भी सुनाई, जिसे सुनने के लिए काफी तादाद में लोग उमड़े थे। और इस दौरान जब मीडिया ने उनसे वक्फ कानून को लेकर के सवाल किए तो वो साफ तौर से असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों पर भड़क उठे, जो कि वक्फ कानून को लेकर के इसके खिलाफ बयानबाजी करते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तमाम ऐसी विपक्षी दल हैं जो कि लगातार वक्फ संशोधन कानून को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये कानून मुसलमानों का शोषण करने के लिए और वक्फ की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए मोदी सरकार ले आई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार का गृह मंत्री अमित शाह और ऐसे कई सारे संगठन, मुस्लिम संगठन जो कि इस कानून का समर्थन करते हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि ये जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाने के लिए और अपने हित को ध्यान में रखने के लिए मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम कर रहा है, उनको बहकाने का काम कर रहा है। लेकिन ऐसे किसी भी बहकावे में मुस्लिम समाज को नहीं आना चाहिए। आपको बता दें कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मौलाना हैं, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी, उन्होंने भी बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके की जो भड़काऊ बयानबाजी है वक्फ कानून को लेकर के, उसके बहकावे में एक आम मुसलमान को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कानून जो है मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी अब कई सारी याचिकाएं इस कानून के खिलाफ दायर की जा चुकी है और बाकायदा सुनवाई की मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस वक्फ संशोधन कानून को लेकर के सुनवाई की जाए। और कई सारी याचिकाओं में तो ये तक कहा गया है कि फौरन तत्काल प्रभाव से इस कानून को देश में रोक लगा देनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बेंच का गठन किया गया है जो कि 16 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन तमाम जो संगठन कोर्ट पहुंचे हैं उनका यही कहना है कि हम ये चाहते हैं कि तत्काल इस कानून पर रोक लगा दिया जाना चाहिए। तो दूसरी ओर अगर हम केंद्र सरकार के पक्ष की बात करें तो उनका कहना यह है कि हमारा पक्ष काफी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि जितने भी नियम हैं उनका पालन करते हुए ही वक्फ संशोधन कानून को पास करवाया गया है। फिर चाहे वो लोकसभा से राज्यसभा में एक लंबी बहस हो, इसके बावजूद जब शुरू में अगस्त में इस वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किया गया था तो बाकायदा यह सजेशन सामने से आता है विपक्ष से कि एक जीपीसी बनाई जानी चाहिए और उसमें जो जो सलाह हो वो सलाह लिया जाना चाहिए, जिसके बाद जीपीसी की एक पूरी की पूरी कमेटी बनती है और उसके बाद इसमें कई सारे विपक्षी लीडर्स भी शामिल होते हैं और जगह जगह हर स्टेट में जा करके बाकायदा ये जेपीसी की टीम जो है अलग अलग सुझाव वक्फ संशोधन कानून से संबंधित लेती है, जिसके बाद इस विधेयक को दोनों ही सदनों में मंजूरी मिलती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।